हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को जब हम यूज करते हैं तो उस लैंग्वेज में कुछ ऐसे अल्फाबेट्स, कुछ ऐसे सेट्स होते हैं या उनके अपने ग्रामर होते हैं जिनको यूज करके वो एक फुलफिल लैंग्वेज बनती है। तो इसी तरह से हम जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस सेशन में हम लोग यूज करने जा रहे हैं, उनके प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, इनके पीछे क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, उनको क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इन बेसिक एलिमेंट्स की हेल्प से हम इसके प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन को समझ सकेंगे और आगे होने वाली जो प्रोग्रामिंग है उनमें प्रोग्रामिंग के साथ साथ इसके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कैरेक्टर सेट्स और वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इनके क्या कंसेप्ट हैं, इनको हम क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में, इन सारी चीजों को इजिली वहां पर प्रोग्राम में यूज कर सकेंगे। तो आइए इनको हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारे जो बेसिक्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी, फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर सेट। यानी वो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और सी की प्रोग्रामिंग में वो हमें हेल्प करेंगे। तो ये कैरेक्टर सेट्स हैं हमारे अल्फाबेट्स, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z। इसके साथ साथ ये हमारे अल्फाबेट्स बोथ लेटर्स में यूज होंगे। ये इसलिए क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मीन्स कि अगर आपने नाम इनमें से किसी भी तरीके से लिखा है तो ये सबको अलग अलग ही ट्रीट करेगा। ये एक स्पेलिंग, सिमिलर स्पेलिंग होने के बाद भी इसको सेम नहीं समझेगा। तो ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके साथ साथ इसमें 0 to 9 जो हमारे न्यूमरल्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको यूज करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो कीबोर्ड में हमें दिए हुए हैं, जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सपोज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, टिल्ड, हैश, परसेंट, कोलन, सेमीकोलन, डबल कोट, सिंगल कैरेक्टर, brackets, all types of brackets are also included in this, डॉलर। इस तरह से हमारे जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट है वो सारे ही स्पेशल कैरेक्टर्स इसके कैरेक्टर सेट को बनाएंगे। एंड फोर्थ वन इज व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस में हमारे टैब स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, ये सारे स्पेसेस हमारे आएंगे। न्यू लाइन कैरेक्टर देते हैं तो न्यू लाइन स्पेस भी हमारा इसमें इंक्लूड होगा। ब्लैंक स्पेस, टैब, एक्सेट्रा। तो ये हमारे वो कैरेक्टर सेट हैं जो सी प्रोग्रामिंग में हमारे यूज होंगे और इनकी हेल्प से हम अपने सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन आदि लिखें। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कांस्टेंट। Constants are those quantities which are fixed, have fixed quantities, and their values do not change during the execution of program. So, value do not change during the execution of program. एक एग्जांपल देखिए, सपोज 12, ये वैल्यू फिक्स है और इंटायर प्रोग्राम में ये चेंज नहीं होगी। 22.5 एक रियल नंबर है, ये वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। सपोज कोई अल्फाबेट है, ये भी नहीं चेंज होगा। तो इस, या कोई नेम है, एक आप ले सकते हैं
तो ये वैल्यूज जो इंटायर प्रोग्राम में चेंज नहीं होंगी, दे कम्स अंडर द कैटेगरी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हमारा 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, कैटेगरीज ऑफ कांस्टेंट। ये कैटेगरीज हमारी हैं 2 टाइप्स में। ये कैटेगरीज में एक हमारा है न्यूमेरिक कांस्टेंट और सेकंड कैटेगरी है हमारी कैरेक्टर कांस्टेंट। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इट इज अगेन categorized in 2 parts. One is the integer constant and second is the real constant. इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट सपोज 12, 50, ये एग्जाम्पल है। रियल कांस्टेंट इट इंक्लूड्स डेसिमल प्लेस ऑल्सो। तो इसका एग्जाम्पल 22.5, 3.15, इस तरह के नंबर्स जो हैं ये हमारे रियल कांस्टेंट में बिलोंग करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट ऑल्सो कंटेन्स कैरेक्टर्स। इट मे बी अ सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग भी हो सकती है और एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है। जब ये एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा तो एक अल्फाबेट होगा कोई, या कोई एक नंबर भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकती है, बट ये सिंगल कोट में इनक्लोज्ड रहेगा। लेकिन जब वो एक कोई नेम होगा या कोई एक स्ट्रिंग होगी तब वो एक डबल कोट्स में इनक्लोज्ड होगा इस तरीके से। तो ये हमारे जो है कांस्टेंट की कैटेगरी ये है। इनकी क्वांटिटीज क्या है, फिक्स है और इनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होंगी। ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट have only integer value. Real constant contain fractional portion also it with their number. Character constant again classified in 2 parts. One is single character constant and string character constant. Single character constant enclosed a alphabet, a number, but enclosed within a single quote. But string constant enclosed within double quotes. C प्रोग्राम में जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो 2 कैटेगरीज में एक तरह से हम कह सकते हैं डिवाइड करते हैं उसको। उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर सम स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड्स। इनकी मीनिंग जो है वो कुछ प्री डिफाइंड होते हैं जो हमारे कंपाइलर में स्टोर होते हैं और इनको कोई भी यूजर अपने प्रोग्राम में यूज तो कर सकता है, मगर वो कोई वेरिएबल नेम, कोई फंक्शन नेम या किसी मॉड्यूल के नेम को असाइन नहीं कर सकता। तो स्पेशल कीवर्ड्स जो है हमारे वो 32 कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स जो है उनके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो दे आर 32 इन नंबर्स और हैव सम special meaning and these are auto, break, case, do, default, if, kind. So these are the 32 keywords used in basic C programming and they have some specific meaning in C language. So इसको हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे लेकिन इसको एज अ आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते हैं जो किसी कांस्टेंट को, फंक्शन को एक कोई नेम असाइन कर सके। फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक एलिमेंट इज आइडेंटिफायर।
आइडेंटिफायर एक ऐसी चीजें हैं जिसमें यूजर कोई नेम असाइन करता है किसी भी सी एंटिटी को, चाहे वो कोई फंक्शन नेम हो या फिर किसी वेरिएबल का नाम हो या फिर किसी स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करने जा रहे हैं। सो आइडेंटिफायर जो है ये यूजर डिफाइंड होते हैं। यूजर डिफाइंड, इसमें कोई स्पेशल रूल्स हैं जो हम आइडेंटिफायर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या किसी वेरिएबल को एक असाइन कर रहे हैं तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे। तो इनकी रूल्स क्या है, कैसे हम एक आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट, ये अल्फाबेट्स होंगे, डिजिट्स हो सकते हैं इनमें इंक्लूड, एंड अंडरस्कोर। सिर्फ ये तीन ही हमारे इंक्लूड होंगे किसी भी आइडेंटिफायर को असाइन करने के लिए, और इसके अलावा हम कोई भी ऐसा स्पेशल सिंबल इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है कि ये कितनी भी लेंथ हो सकती है, इनकी लेंथ जो है कैन बी ऑफ एनी लेंथ। बट तो इसके 31st कैरेक्टर है उनको ही ये डिस्क्रिमिनेट करता है। अगर किसी भी आइडेंटिफायर का अगर हम डिफाइन करें उसके 31st कैरेक्टर सेम है तो ये उन दोनों को ही सेम मान लेगा। यानी अगर हमें आइडेंटिफायर डिफाइन करना है, किसी वेरिएबल का नाम देना है तो उसके 31st कैरेक्टर में डिफरेंस होना जरूरी है। थर्ड से हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं, सपोज इंट ऐड, ये क्या है, एक यूजर डिफाइंड नेम है। इसी तरीके से नम, ये भी क्या है, एक यूजर डिफाइंड नेम है। तो इस तरह के जो भी हम अपने तरीके से एक नाम रखना चाहते हैं, सपोज हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं या एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उसे उस तरीके से नेम असाइन कर सकते हैं जो हमें फंक्शन को इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर दे। और इसी तरीके से आइडेंटिफायर हमने अगर डिफाइन किया सपोज एक वेरिएबल के लिए a इक्वल टू 2, सो दिस वन इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल का नाम है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर हम किस लिए डिफाइन करते हैं, एक एंटिटी है हमारी सी प्रोग्राम में और उसे हम एक नाम देने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि एक तरह की नामकरण पद्धति हम यूज कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि नो कीवर्ड्स आर यूज। अभी इससे पहले हमने कीवर्ड्स कुछ डिस्कस किए थे, 32 कीवर्ड्स हमारे सी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। सो नो कीवर्ड्स आर यूज, हम किसी भी कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे यहाँ पर जब हम एक आइडेंटिफायर को कोई भी नेम देंगे। इसके अलावा नो स्पेसेस आर अलाउड, नो स्पेसेस आर अलाउड, कोई भी स्पेस नहीं होगा। अगर आपको दो नामों के बीच में कोई गैप देना है दैट टाइम यू विल यूज अंडरस्कोर। तो इस तरीके से ये इनके रूल्स हैं, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर यूज करेंगे जो हमारे कैरेक्टर सेट के हैं। और इनकी लेंथ कितनी हो सकती है, कितनी भी लेंथ हो सकती है, बट 31st कैरेक्टर की जो लेंथ है सिर्फ ये उसको ही डिस्क्रिमिनेट करता है कंपाइलर। इनके एग्जांपल्स ये देख सकते हैं, जैसे इंटीजर एक वेरिएबल हमने लिया, ऐड एक नाम हमने उसको असाइन किया, नम एक नेम असाइन किया इस एंटिटी को, या एक वेरिएबल ए लिया है उसको वैल्यू 2 असाइन किए। और इसके साथ साथ इसमें हम कोई भी कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं और ना ही इनके नामों के बीच में हम कोई स्पेस अलाउड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे आइडेंटिफायर को हम असाइन करते हैं एक वैल्यू। So fifth important basic element is variable. So it is the element which is used to store some value. It means कि it assigns
space a memory. Why it assigns space in memory? To store character और न्यूमेरिक कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू अगर हम किसी को असाइन करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए। जैसे सपोज आप रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपके नाम से ही उसमें कोच में सीट अलॉट हो जाती है। तो द सेम वे कि एक वेरिएबल हमने अगर असाइन कर दिया है तो उसके नाम से मेमोरी लोकेशन में स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो वैल्यू हम इस वेरिएबल नेम में असाइन करेंगे वो वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में होल्ड करेगी। उसके लिए वहां पे स्पेस असाइन रहेगा, बुक रहेगा। तो ये वेरिएबल नेम जो है हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, इनके भी कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे किसी वेरिएबल का नामकरण करेंगे, कैसे उसको असाइन करेंगे। उनके लिए भी जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफायर्स हम देते हैं, उनके नाम रखते हैं। जैसे वेरिएबल के नाम होते हैं वो भी क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स भी एक तरह के हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। और कैसे हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं, कैसे उसको वैल्यूज असाइन करते हैं, ये इनके रूल्स में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे हमने इनका नाम रखा। कोई भी अल्फाबेट यूज हो सकता है हमारा, डिजिट्स भी इसमें यूज हो सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर भी हम अंडरस्कोर ही यूज करेंगे स्पेशल कैरेक्टर के रूप में। तो ये अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर मिलके ही एक वेरिएबल का नाम बनेगा। अगर हम वेरिएबल नेम कई कैरेक्टर की लेंथ का रखना चाहते हैं, अगर सिंगल कैरेक्टर का ही हम एक वेरिएबल नेम असाइन कर दें, सपोज a = 20, तो ये भी एक आपका वेरिएबल नेम है जो अल्फाबेट ए से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफायर्स के जब हम नेम असाइन करते हैं तो वहां पे कंपलसरी ये है कि आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एक अल्फाबेट होना चाहिए। रिमेनिंग कैरेक्टर्स आपके डिजिट या अल्फाबेट्स के कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं। वहां पे आप अंडरस्कोर को भी पहला कैरेक्टर बना सकते हैं। बट जब आप वेरिएबल असाइन करते हैं उस टाइम पे आपका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। और अल्फाबेट के साथ साथ रिमेनिंग आपका कोई भी एक कैरेक्टर, डिजिट या अंडरस्कोर या अल्फाबेट के कोई दूसरे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे नेम, ये अपने वेरिएबल नेम दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी दूसरे या नेम 1, कई लोगों के नाम है तो इस तरह से नेम 1, 2, 3 आप असाइन कर सकते हैं वेरिएबल नेम में। सेकेंड रूल यहाँ पे भी यही है, नो स्पेसेस आर अलाउड। इसमें भी आप कोई स्पेस नहीं देंगे, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होगा, कोई टैब स्पेस नहीं यूज होगा। अगर आपको स्पेस देना है तो आप उसमें अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे भी वही है कि कीवर्ड्स आप यहाँ पे भी नहीं यूज करेंगे। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि हम कैसे असाइन कर रहे हैं। a = 20, यहाँ पे वेरिएबल नेम आपका क्या हो गया, a। इसी तरीके से सपोज आपने सम किया है 2 वैल्यूज का और ये आया है 22.5 जो एक रियल नंबर है। यहाँ पर आपका वेरिएबल नेम क्या हो गया, सम। इसी तरीके से आपने कोई एक वैल्यू कैरेक्टर असाइन किया है तो यहाँ आपका वेरिएबल नेम हो गया वैल्यू। और इसी तरीके से आपने सपोज एक नेम है, इसको आपने यहाँ असाइन किया देव, यहाँ आपका ये वेरिएबल नेम हो गया नेम। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वेरिएबल नेम्स असाइन कर सकते हैं जो हमें प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे। तो इन वेरिएबल्स में एक खास बात यह है कि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सपोज एक ये एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम इक्वल सम प्लस 2, तो फर्स्ट टाइम आपकी सम की वैल्यू क्या है 20.5
और इसमें आप टू अगर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 22.5। इस टाइम आपके इस सम वेरिएबल की नई वैल्यू क्या हो गई 22.5। तो वेरिएबल मीन्स वेरी करने वाला, यानी वेरिएबल ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसी तरीके से अगर अभी हम आगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, उसमें हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में जानेंगे। तो जैसे आपने एक इंक्रीमेंट हमारा है आई प्लस प्लस, तो फर्स्ट टाइम अगर आपकी वैल्यू आई है और आप प्लस प्लस करते हैं, इट मीन्स कि इसमें एक वैल्यू और ऐड होगी। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। Sixth important basic element of C is expression. हम किसी रिजल्ट को देखना चाह रहे हैं, कोई कैलकुलेशन है, कुछ कंपाइलर ने कंप्यूट किया है, कोई मैनिपुलेशन कैलकुलेशन या फिर कोई कंपैरिजन है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। It includes constant, variables and operators. तो इस तरीके से हमारा एक एक्सप्रेशन बनेगा। सपोज जैसे 10 + 2 = 30। यहाँ आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक ऑपरेटर। ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू भी आपकी एक कांस्टेंट हो गई, और ये वैल्यू आपकी यूज हो रही है ऑपरेटर। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड, सपोज आपने सम किया है, सम इक्वल a + b। यहाँ आपने 3 वेरिएबल्स यूज किए। एक वेरिएबल आपका है वेरिएबल 1 सम, वेरिएबल 2, और ये है आपका वेरिएबल 3, और ये आपका एक ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इस तरह से ये दोनों आपके ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है। एक्सप्रेशन हमारी एक कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकती है, कोई एक फॉर्मूला हो सकता है जिसके बेस पर हमें वैल्यू मिलेगी या हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। एक कैलकुलेशन भी हो सकता है हमारा, या कंपैरिजन भी हो सकता है। तो एक्सप्रेशन में हमें वैल्यू फाइंड आउट। Seventh and most important element is statement. क्योंकि स्टेटमेंट की हेल्प से ही हम सी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट डेफिनेट फंक्शन। किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को हमें परफॉर्म करना है, दैट टाइम वी राइट अ स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट हमारी 3 कैटेगरीज हैं इनकी, या ये कह सकते हैं हम इनको 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेशन। कोई भी एक एक्सप्रेशन हमारा हो सकता है। सपोज a + b 10 + 20 = 30। तो ये हमारे एक्सप्रेशन है जिसमें हम कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स को यूज करके लिख सकते हैं। और इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्रेशन एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम में यूज होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सो दीज कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करेंगे। इफ आइदर द कंडीशन इज ट्रू, देन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। इफ आइदर द कंडीशन इज फॉल्स, देन इट विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो इस तरीके से सपोज जैसे हमारा व्हाइल स्टेटमेंट है, ये एक
कंट्रोल स्टेटमेंट्स है जहाँ पे हम कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर वैल्यू ट्रू है तो हमारे आगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स में हमारे कई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। उनमें एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, और ये हमेशा इन पैरेंथेसिस में ही स्टोर होंगे। सपोज हम पाई की वैल्यू अगर यहाँ असाइन कर रहे हैं 3.14 और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 पाई आर, तो यहाँ हम वैल्यूज को पुट करने के लिए ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि वेरिएबल्स के थ्रू या जो वैल्यूज हमने असाइन की है उनके थ्रू हमें यहाँ सरकमफेरेंस की वैल्यू कैलकुलेट होके आउटपुट के फॉर्म में मिल जाए। तो यहाँ जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं लिखे हुए इन ब्रैकेट्स में, इन सेट ऑफ स्टेटमेंट को ही हम पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट मानते हैं। तो ये हमारे जो 7 एलिमेंट्स हैं सी में जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारा कैरेक्टर सेट है जैसे कि वर्णमाला या अल्फाबेट्स का सेट, जिसमें हमारे अल्फाबेट्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे आते हैं। सेकेंड हमने डिस्कस किया कांस्टेंट, जो जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। थर्ड हमारे कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स थे कि सी लैंग्वेज के, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम में प्री डिफाइंड है, उनको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स है सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमने यूज किया आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स क्या है, इस तरह के एंटिटीज को नेम असाइन करने के रूल्स हैं, उनकी ऑब्जेक्ट्स को नेम देने का एक तरीका है, जैसे वेरिएबल्स है और फंक्शंस है, मॉड्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ हमने कुछ एक्सप्रेशंस देखे कि हमने कैसे एक्सप्रेशन लिखना है। और सेवेंथ हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट्स हमारे एक्सप्रेशन, कंट्रोल स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये इन बेसिक एलिमेंट्स की हेल्प से आगे हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपने इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा है तो आई होप कि आप सी प्रोग्रामिंग आगे से अच्छे से समझ